ठीक है, थैंक यू बच्चे। अब देखो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्फेरिकल शेल। कल जो हमने किया था, इससे पहले एक तो अपना सॉलिड स्फीयर हो चुका है, एक अपना होलोस्फीयर हो चुका है। होलोस्फीयर को ही हम थिक स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज योर थिक स्फेरिकल शेल। और जो आज वाला टॉपिक है वो है आपके पास थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर है क्या, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं जो आपके पास स्फेरिकल शेल है वो किस टाइप का होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोज करो कि ये मेरे पास जो है ये स्फीयर है, ठीक है। अब ना पहली बच्चे इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम स्फीयर 3D है तो 3D के अंदर इसको ड्रॉ नहीं ना कर सकते, तो यहाँ पे हम उसका एक सिंपल प्लेन कंसीडर कर रहे हैं कि ये ऊपर से हमें जो दिखाई दे रहा है ना ABCD, ये वो प्लेन है, ये वो स्फीयर का वो प्लेन हो गया, ठीक है। अब ये जो प्लेन है आपका, ये सारा अंदर से आपका क्या है, अंदर से ये एम्प्टी है, ठीक है ना। जहां ये जो स्फीयर है, क्योंकि स्फेरिकल शेल है, शेल का मतलब होता है खोखला, अंदर से वो बिल्कुल एम्प्टी है। बाहर बाहर ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ उसके बाहर बाहर है। जैसे आप कोई बॉल कंसीडर कर लो, बिल्कुल पतली सी बॉल हो, सिर्फ उसके बाहर बाहर ही कोई चीज हो, लेकिन अंदर बिल्कुल वो क्या हो, एम्प्टी हो। जैसे कोई आप बैलून वगैरह कंसीडर कर लो, बिल्कुल स्फेरिकल शेप का, तो वो बाहर बाहर से सिर्फ है सरफेस, उसका अंदर बिल्कुल एम्प्टी है, एयर है। तो यहाँ पे फिर आपकी वॉल्यूम नहीं कंसीडर होगी, यहाँ पे आपका सरफेस एरिया कंसीडर होगा, ठीक है बच्चे। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर आपने डायमीटर ड्रॉ करने हैं, इसके कौन कौन से डायमीटर होंगे। अब वो मैं डायमीटर यहाँ पे रेड कलर के अंदर ड्रॉ करूंगा। जो डायमीटर है दिस वन, ये आपका फर्स्ट डायमीटर है, इसको ये कंसीडर कर लो। और एक आपका ये सेकंड डायमीटर है, ये आपका सेकंड डायमीटर होगा, ठीक है। और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हम कंसीडर कर लेंगे कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है। और इनकी नेमिंग वगैरह, ये आपका ए और ये आपका क्या है, बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास क्या है, डी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने बुक्स के अंदर ना इसको प्लेन कंसीडर करते हैं, तो आप प्लेन कंसीडर करना है तो प्लेन कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको करवा रहा हूं कि ये जो हमने ब्लू कलर के अंदर ड्रॉ किया है ना, ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है बच्चे। और जो ये CD है और जो AB है, ये कहां से पास हो रही है, ये उस आप अपने हाथ में एक बॉल कंसीडर करो, ठीक है। अब उस बॉल के बिल्कुल सेंटर से CD पास हो रही है और उस बॉल के बिल्कुल सेंटर से AB पास हो रही है, ठीक है ना। एक तो Y एक्सिस में पास हो रही है और एक आपके पास X में पास हो रही है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि स्फीयर के ये बाहर लाइनें हैं दो, CD और AB, नहीं, ये उसके अंदर से पास हो रही हैं, दो लाइनें हैं और बिल्कुल उसके अंदर से पास हो रही हैं, AB दो लाइंस हैं, ठीक है। अब ये CD और AB दो लाइंस हैं, यहाँ पे दो डायमीटर हो गए हमारे पास। और इसका जो रेडियस है वो हमने कंसीडर करना है कि ये इस स्फीयर का जो आपके पास रेडियस है, वो आपके पास टोटल रेडियस है R, ये हमने कंसीडर कर लिया। टोटल रेडियस क्या है, R है बच्चे, क्लियर है, ठीक है। इस स्फीयर का जो टोटल मास है वो हमने क्या कंसीडर कर रखा है, इसका जो टोटल मास है वो अपने पास है मास दैट इज इक्वल टू M है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसके आगे नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अब हमने क्या करना है, इससे पहले भी जो हमने डिस्कशन किया था, हमने कोई एक मास एलिमेंट कंसीडर करना है। अब सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी एक मास एलिमेंट कंसीडर करना है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर के अंदर एक मास एलिमेंट। तो वो सपोज करो वो हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका मास एलिमेंट है, दिस वन, ठीक है, ये आपका मास एलिमेंट हो गया, ये आपका एक मास एलिमेंट आ गया। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा इसकी लेंथ ज्यादा करने दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपका मान के चलो हमने एक मास एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उसी स्फीयर के ऊपर है ये वाला, ठीक है। अब ये बच्चे यहाँ पे दिखने में तो आपको ये लग रहा है कि ये दो लाइनें कंसीडर कर रखी हैं। अब इसका मतलब है कि उस स्फीयर के चारों ओर आपने एक मास एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है ना। कि जैसे कोई एक बॉल है आपके हाथ में, कंसीडर करो, और उस बॉल के ऊपर आपने एक फिंगर को एक पॉइंट से शुरू करना है और दूसरे टोटल उसको राउंड एक सर्कल कंप्लीट करवा के उसी पॉइंट पे लेके आना है। तो वो उतना जो आपका फिंगर वो जितना एरिया टच कर रही है ना, वो हमने कंसीडर किया जस्ट, ठीक है। वो आपका ये ग्रीन कलर के अंदर है, दो लाइंस के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो आपकी ये दो लाइंस है, इनको हमने नेम देना है। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास K है, ये आपके पास M पॉइंट है, ये आपके पास L है और ये आपके पास N पॉइंट, ये वाला, ठीक है। टोटल इनके पॉइंट्स है, इनकी नेमिंग भी आपको करनी है, ठीक है।
अब ना ये बच्चे क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी कर सकते हो, पर अंडरस्टैंडिंग के बेस के क्या है कि थोड़ा सा मार्क्स के अंदर कम आएंगे। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सरफेस एरिया क्या आएगा, पर इसमें थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा कि क्यों हमने ये डायरेक्ट नहीं किया इसके अंदर। अब देखो ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी जो डिस्टेंस है इससे, वो आप मान के चलो वो एक्स डिस्टेंस है। ये वाली, एक मिनट मुझे इसको इरेज करने दो, एक मिनट, ये यहाँ पे हमने नहीं लिखना इसको। ये आपके पास जो ये डिस्टेंस है वो आप कंसीडर कर लो, ये यहां से लेकर यहां तक ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। उसके बाद में ये यहां से लेकर जो दूसरी लाइन है वहां तक की x डिस्टेंस क्या है आपके पास, x प्लस डी एक्स। तो इसका मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस आई है अंदर वाली, वो लगभग आपके पास क्या है, दैट इज डी एक्स डिस्टेंस है। क्लियर है ना बच्ची, वो आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस आपके पास डी एक्स डिस्टेंस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब नेक्स्ट यहाँ पे तो ये डी एक्स जो है वो कहां से कहां तक है, मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, दैट इज रेड कलर के अंदर पॉइंट मेंशन करते, चलो अब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब इसके अंदर क्या है, ये अपने पास P पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, ये आपका पॉइंट P है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपके पास Q पॉइंट है, ठीक है। P और Q पॉइंट भी क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है कि ये P से Q तक जो डिस्टेंस है, ये अंदर जो टोटल है ना, ये वाली जो मैं एरो से इस साइड लिख रहा हूँ, ये आपके पास dx है, ये dx ही होगी ना, क्योंकि ये पहली लाइन की डिस्टेंस सेंटर से x है, और k जो आपके पास mn लाइन है उसकी डिस्टेंस आपके पास क्या है, x प्लस dx है। तो इसका मतलब उन दोनों में जो डिफरेंस आया वो dx है, और वो dx किसके इक्वल होगा, वो pq के इक्वल होगा, ठीक है बच्चे। अब वो pq के इक्वल है, हम ये नहीं कह सकते कि वो km और ln की वैल्यू जो है, हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास km इज इक्वल टू ln और इसकी वैल्यू क्या है, dx है, ये पॉसिबल नहीं है। वो dx सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है जहां पे मैंने ये एरो लगा के ये dx लिखा ना, जहां से ये शुरू हो रही है लाइन, सिर्फ वो dx हो सकता है। लेकिन ये अपर km और ln ये थोड़ा सा स्फीयर है, तो ये थोड़ा सा कर्व्ड शेप के अंदर होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली dx हो सकता है, पूरा पूरा dx नहीं है। तो इसीलिए हमने वो डायरेक्ट सरफेस एरिया या डायरेक्ट वैल्यू नहीं यहाँ पे नहीं ली, हमने इसको अलग वे से फाइंड करना है, क्योंकि ये यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू ये नहीं है ना, क्योंकि dx सिर्फ pq की वैल्यू dx है, और ना कि km और ln की वैल्यू आपके पास dx है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे हमने मास पर यूनिट, यहाँ पे पहली बात तो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अंदर से तो ये खोखला है, एम्प्टी है, तो यहाँ पे आपकी वॉल्यूम तो आएगी नहीं, आपका क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर आपने मास पर यूनिट एरिया निकालना है तो फिर इस केस में क्या आएगा, मास इसका टोटल m है, एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, हो जाएगा बच्चे ये वाला, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया ये आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसको मैं रेज कर रहा हूं यहाँ से, मास पर यूनिट एरिया मेरे पास क्या आएगा, जो मास पर यूनिट एरिया है इसका ध्यान रखना, m/4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ना हमने क्या करना है, हमने ए बी एक्सिस के लॉन्ग में यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपने ए बी एक्सिस के अलोंग क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ए बी एक्सिस के अलोंग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और ये वाला जो आपके पास ये सेशन है, ये अब ये दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, पर ये दो लाइनें है नहीं बच्चे, ये क्या है आपके पास, ये एक रिंग बनेगी। अब दोबारा सपोज करो आपके हैंड में एक बॉल है, और उस बॉल के ऊपर आपने एक फिंगर आप एक पॉइंट से शुरू करनी है, और उस पूरा सर्कल राउंड करके उसी पॉइंट पे लेके आनी है। तो बाकी सारा छोड़ दो, जो आपने फिंगर उसके ऊपर पूरा सर्कल आप एक लेके आए हो उस स्फीयर के ऊपर, वो आपका क्या जनरेट कर रही है, वो एक आपका सर्कल जनरेट कर रही है, ठीक है ना, एक शेल सा जनरेट कर रही है। तो वो सर्कुलर शेप के अंदर है, वो एक क्या बन गई अपने पास, वो बन गई एक, दैट इज द सर्कुलर रिंग। क्योंकि यहाँ पे हम 2D है, तो यहाँ पे हम बच्चे शो नहीं कर सकते। आप वो बॉल वाला एग्जांपल मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से कंसीडर कर लो। ये सॉरी, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द सर्कुलर रिंग है, ये मेरे पास दैट इज द सर्कुलर रिंग, ठीक है ना। तो ये अब रिंग है, अब हमें क्या करना है, इस रिंग जो हमने मास एलिमेंट कंसीडर किया था, ये रिंग ही तो कंसीडर किया है, अब इसका आपने मास निकालना है कि ये जो मास एलिमेंट है इसका मास है क्या। तो अगर इसका मास निकालना है तो सबसे पहले देखो, हमने कल भी किया था कि अगर आपने वॉल्यूम निकालनी थी तो वॉल्यूम के लिए क्या किया था, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास बाय वॉल्यूम, ऐसा कुछ किया था। अब सेम आज हमने करना है, आज हमने क्या निकालना है, आज हमने निकालना है
मास एलिमेंट निकालना है, ठीक है, मास एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या आएगा, डीएम अगर निकालना है, सपोज करो अगर डीएम निकालना है तो वहां पे क्या आएगा, एक तो मास आएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मास बाय एरिया। यहाँ पे देखो, एक मिनट में दोबारा लिख रहा हूँ, ये मेरे पास अगर मास एलिमेंट आपने निकालना है डीएम, तो वो क्या आएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय मास बाय एरिया। जो हमने कल किया था वहां पे डीएम आप कैसे निकालते थे, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मास बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम होती है जो आपने मास एलिमेंट कंसीडर किया है, ये वाला एरिया वो है जो आपने मास एलिमेंट कंसीडर किया है। मास बाय एरिया तो हमने अभी निकाला था, मास पर यूनिट एरिया क्या आया था, m डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस अगर आपने मास एलिमेंट डीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको ये ए जो है एरिया किसका, उस रिंग का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब वो एरिया कैसे फाइंड होगा वो अच्छे ढंग से देख लो, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको राइट करवा रहा हूँ, अदरवाइज वो वहां पे लिखा हुआ है, टोटल नोट्स के अंदर लिखा हुआ है सरफेस एरिया वगैरह कैसे फाइंड करोगे, लेकिन मैं अलग से इसको फाइंड करवा रहा हूँ, तो इसको अच्छे ढंग से एक बार देख लो। अब अगर हमने क्या फाइंड करना है बच्चे, सरफेस एरिया फाइंड करना है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ एस ए फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, देखो रिंग है तो रिंग की मेरे पास क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी उसकी दैट इज द सरकमफेरेंस हो जाएगी, ठीक है, दैट इज द सरकमफेरेंस। अब मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, उस रिंग की जो थिकनेस है उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इस रिंग की थिकनेस dx है, इस रिंग की थिकनेस dx नहीं है, वो थिकनेस जो है वो km होगी, या आप km कंसीडर कर सकते हो या ये ln कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो अगर तो दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है और बिल्कुल एक ही पॉइंट से शुरू होती, एक ही पॉइंट पे एंड होती, दैट मीन्स कि आप dx कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों की जो पोजीशंस वगैरह है वो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो इसीलिए थिकनेस जो होगी ना, अब देखो सरकमफेरेंस क्या होता है, वो होता है 2 पाई इंटू आर। अब इस रिंग का रेडियस क्या है, बच्चे को बता सकते हैं मुझे कि इस रिंग का जो हमने कंसीडर किया है, इस रिंग का रेडियस क्या होगा। अब इस रिंग का बच्चे रेडियस आर नहीं हो सकता, आर तो आपका उस स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस है। अब अगर आप मान के चलो हाथ में एक बॉल है, आपने उसको सेंटर से कट किया, तब तो दोनों का रेडियस इक्वल है। अगर आपने क्या किया, उस बॉल को बिल्कुल एक कॉर्नर से छोटा सा सर्कल सा कट कर दिया, तो वो जो आपके पास बॉल आपने कट किया वो तो साइज उसका स्मॉल होगा ना, तो उसका रेडियस भी कम हो जाएगा। जहां पे कट करोगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग रेडियस भी चेंज होगा, इसका मतलब कि इसका रेडियस आर नहीं होगा, इसका रेडियस अलग होगा। तो यहाँ पे हम रेडियस इसका क्या मान रहे हैं, इसका रेडियस पी के है। पॉइंट देखो पी के कहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो पी के पॉइंट है ना, वो आपके पास क्या है, इस रिंग का रेडियस है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 3D डायग्राम हम नहीं बना सकते और ये आपको ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है, और एक्चुअल में ये है रिंग है, पी से लेकर के तक ये इस तरह से ऊपर नीचे होके आ रही है, तो ये रिंग है। तो पी के का जो आपके पास रेडियस है वो आपका रेडियस किसका है, रिंग का रेडियस है। मल्टीप्लाई बाय बच्चे थिकनेस देखो, अब थिकनेस यहाँ पे आपने क्या लिखनी है, के एम लिखनी है, थिकनेस इसकी के एम लिख लो या एन एल लिख लो, नो प्रॉब्लम, बट पी क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि पी क्यू तो वो सेंटर से लेकर सेंटर तक है, लेकिन के एम तो आर का आ रही है, जो एन एन जो एल एन आर का आ रही है वो तो फिर अलग अलग है ना, उनकी तो आगे पीछे होगी। तो इसीलिए आप थिकनेस को पी क्यू नहीं ले सकते, आप डी एक्स नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको के एम या एल एम चूज करनी पड़ेगी, और यहाँ पे हमने चूज कर रखी है के एम। ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मैं डायग्राम में कुछ चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इसके सेंटर से आपने कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे पहले तो सपोज कर लो कि ये जो मेरे पास के से लेकर ओ तक जो एंगल आया है, पहले लाइन मैच कर ली। अब इन दोनों के अंदर जो एंगल बना है वो मेरे पास ये वाला जो एंगल है ना बच्चे, ये वाला एंगल है, ये एंगल है आपके पास थीटा, ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है, आपने दोबारा इसको मैच करना है, किसके साथ, आपने मैच करना है एम के साथ, इस लाइन को दो पॉइंट के साथ मैच करना है, ये एम पीछे से जाके उसके साथ मैच हो रही है। ठीक है। तो अब ये जो एंगल बना है दैट इज, इन दोनों के अंदर जो एंगल आएगा ये आपका एंगल क्या है, ये एंगल है आपके पास बच्चे, ये मैं इसको अलग शो कर रहा हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, ये आपका डी थीटा एंगल है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ये आपका एंगल कौन सा है, दैट इज डी थीटा एंगल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कौन कौन से एंगल, एक तो एंगल सी ओ के हमने कंसीडर किया, वो आपके पास क्या आया था, थीटा, और उसके बाद में हमने एक एंगल कंसीडर किया के ओ एम, वो आपके पास क्या आया था, डी थीटा। अब हमने
ये जो थीटा और डी थीटा कंसीडर किया क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट है बच्चे, तो दोनों सेंटर के ऊपर अलग अलग एंगल ही तो बनाएंगे ना। यही तो होता है कि कोई पॉइंट जो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो वो रेडियस पे डिपेंड करेगा, आर्क पे डिपेंड करेगा, तो वो एंगल क्या बनाएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो के ओ एम जो एंगल आया है वो आपके पास हमने क्या कंसिडर कर लिया बच्चे, दैट इज योर डी थीटा कंसिडर कर लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब जो मेरे पास डी थीटा होता है, अब डी थीटा चूज करो, डी थीटा कहां पे है, के ओ एम चूज करना है आपने, दैट इज के ओ एम। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आपने क्या चूज करना है, के ओ एम चूज करो। उसमें आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस होता है ना, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय में रेडियस। अब आर्क देखो, आर्क यहाँ पे के एम है और रेडियस आपने कंसीडर करना है, आप ओ के ओ एम जो मर्जी कंसीडर कर लो, हम यहाँ पे ओ के कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से के एम की वैल्यू क्या आ गई, फिर यहां से के एम की वैल्यू आ गई, एंगल क्या था, एंगल था डी थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या है ओ के, और ये के एम की वैल्यू क्या आ गई, डी थीटा तो चलो है ही डी थीटा है, अब ओ के क्या है, रेडियस है, अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर। तो इट मींस के एम की जो वैल्यू आई है वो मैं यहां लिख रहा हूं, अपर लिख रहा हूं कि जो के एम की वैल्यू आई है वो आ गई मेरे पास आर डी थीटा। बच्चे ये क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो। ये बस ये दो चीजें निकालनी, बाकी तो आप इजी कर लोगे। के एम की वैल्यू क्या आई है, आर डी थीटा। अब वैसे ही हमने पी के फाइंड करना है, किसी को प्रॉब्लम बच्चे इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब पी के कैसे फाइंड करोगे, अब अगर पी के फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक ट्रायंगल चूज करना है यहाँ पे, वो आपका जो ट्रायंगल है दैट इज ओ पी के। अब ओ पी के ट्रायंगल आपने चूज करना है, वो देखो मेरे पास आपने ट्रायंगल जो चूज करना है दैट इज ट्रायंगल ओ पी के चूज करो। अब ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो भी कलर दे रखे हैं मैं बिल्कुल कलर से ही ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा कलर चल रहा है। यहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है के वाला, यहाँ पर ओ के पास आ गया, फिर ये यहाँ पे नीचे चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पे रेड कलर के साथ है, दैट इज ये वाला यहाँ से लेकर ये रेड कलर के साथ है। ठीक है, और ये पॉइंट्स के जो भी नेम है मैं कलर के साथ ही लिख रहा हूँ। ये मेरे पास आ गया पॉइंट ओ है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास पी है, और अपर वाला जो पॉइंट है वो ग्रीन कलर के अंदर लिखा हुआ है, वो आपका पॉइंट कौन सा है, के पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास जो केस है, अब ना बच्चे इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके साथ मैं एक रेड कलर की लाइन और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज ये वाली जो लाइन है, ये जो आपके पास थी, ये लाइन कौन सी थी, ये सीडी लाइन है ना। देखो ये आपके पास सीडी लाइन है, उस डायग्राम के अंदर मैं डायग्राम के ऊपर अब कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, सारा कंफ्यूजन सी हो जाएगी। उसके अंदर डायग्राम के ऊपर देख लो, ये एंगल आपका बच्चे थीटा था, अगर ये थीटा है तो इट मींस ये भी तो थीटा ही होगा ना, क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल आगे जेड शेप बन रही है तो वो भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, उस दूसरी साइड आपकी बेस होती है, और जो बच गई वो आपके पास कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। बस ये डायग्राम से आपको यही क्लियर करवाना था कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं कोस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चे, दैट इज कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा दैट इज पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, अगर ये अप्लाई करोगे तो आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अभी मैंने बोला बेस कौन सी है, बेस है आपके पास केपी आपकी बेस है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ओ के आपके पास हाइपोटेन्यूज है। यही आएगा ना बच्चे, क्लियर है। अब यहां से आप जो ये केपी है या पीके है इसकी वैल्यू निकाल लो, पीके की वैल्यू क्या आएगी, पीके की वैल्यू आ गई, ओ के इस साइड चला जाएगा, ओ के मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। अब ओ के क्या है, ये तो रेडियस है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, आर कोस थीटा, ये आ गई आपके पास पी के की वैल्यू, ये आ गई पी के की वैल्यू। ठीक है, अब सिमिलरली साइन थीटा अप्लाई करो, अगर साइन थीटा अप्लाई करोगे साइन का फॉर्मूला क्या आएगा, इसी फॉर्मूले से देखो ये वाला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या आया, अब परपेंडिकुलर आया है हमारे पास, देखो मैंने डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, ओपी, ओपी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो सेम ओ के है। तो यहां से अगर आप ओपी फाइंड करोगे तो आपके पास बच्चे ओपी क्या आएगा, इट मींस ओपी की वैल्यू आ गई दैट इज आर साइन थीटा। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखो, अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो हमने क्या करना है, ओपी की वैल्यू आ गई,
अब जो आपका OP है वो मुझे कोई बता सकता है OP क्या है? इस डायग्राम को देखो और OP क्या है, ये देखो OP की वैल्यू x है ना, O से लेकर P तक आपकी वैल्यू क्या है? x है। तो x किसके इक्वल आ गया? x आ गया आपके पास r साइन थीटा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, dx इज इक्वल टू r तो कांस्टेंट है ये रहेगा, साइन का क्या हो गया कोस थीटा, और साथ में क्या आएगा d थीटा। चलो ठीक है। अब ये r कोस थीटा कहाँ पे लिखा हुआ, ये देखो, ये pk की जो वैल्यू थी वो क्या थी? r कोस थीटा थी ना। अब ये जो इक्वेशन मैंने मार्क की यहाँ पे हैश के साथ, इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये dx की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? dx की वैल्यू आ जाएगी r कोस थीटा की जगह pk आ गया, pk और साथ में मेरे पास क्या आ गया? d थीटा। हमें क्या चाहिए था इस फॉर्मूले में? देखो हमें pk चाहिए था, तो pk की वैल्यू फिर क्या आई यहाँ से? जो आपका pk आया है ना वो आ गया दैट इज dx डिवाइड बाय d थीटा। बस ये सारा इतना काम हमने ये वैल्यू फाइंड करने के लिए किया था कि pk कैसे आएगा। pk की वैल्यू आई है dx डिवाइड बाय d थीटा। बच्चे किसी को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, अब ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है, इसको मैं अरेज करूंगा। हमें सिर्फ पीके चाहिए था, बाकी सारा हमारा अब ये एक्स्ट्रा ही हो गया, सारा इतना कुछ लिखा जो है। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। अब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो देखो मेरे पास ये आ गया 2 पाई, और पीके की वैल्यू मेरे पास क्या है? dx डिवाइड बाय d थीटा, और ये हमने फाइंड किया है दैट इज r d थीटा। d थीटा से d थीटा कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 2 पाई r इंटू में dx। तो ये तो बच्चे हम वैसे भी निकाल सकते थे अगर आप सिंपल कंसेप्ट माइंड से लगाते कि आपने सरफेस एरिया निकालना है, सरकमफेरेंस इसकी क्या होगी? 2 पाई r। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो r एग्जैक्टली नहीं होता, रेडियस उसका r नहीं है। ठीक है, आप अब सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में r आया तो ठीक है, हम चूज कर सकते हैं दैट इज 2 पाई r dx आ जाएगा। ठीक है, थिकनेस की आप dx ले सकते हो, नियरली ले सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होती वो वाली चीज। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सरफेस एरिया। अब आपने मास निकालना है, मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मास मेरे पास क्या आएगा? मास ऑफ रिंग जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई r स्क्वायर। तो ये मेरे पास 2 पाई r है, यहाँ पे रख के दैट इज ये क्या आ जाएगा? दैट इज 2 पाई r इंटू क्या आ गया? dx मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये कटिंग वगैरह कर लेना, यहाँ से कटिंग करके आपके पास मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं मास यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आएगा, सारे करवा देता हूँ मैं इसको, फिर सेकंड तो चलो होगा ही नहीं फिर। अब ये देखो, अब इसका सोल्व करोगे तो ये मेरे पास मास कितना आ गया? जो आपका dm आएगा मास, वो आपके पास आ जाएगा। देखो r से ये कट गया, r2 से ये कट गया, और ये पाई से पाई कट गया, क्या बचा फिर? यहाँ पे आपके पास बचा है अपर तो m बचा, नीचे बच गया 2r, और साथ में मेरे पास क्या है? dx। ये आ गया अपने पास मास आ गया ना, मास ऑफ द रिंग आ गया। अब उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो भी स्मॉल आएगा di। वो क्या होता है? वो आएगा dm इंटू में आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब उसका रेडियस है क्या बच्चे? यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द रिंग है ना, रेडियस ऑफ रिंग क्या था? वो आपके पास पी के था। दैट मीन्स पी के का आपको क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। अब अगर आपने पी के वैल्यू अलग वे से फाइंड करनी है, आर डी थीटा नहीं लिखनी जो हमने पहले लिखी थी, अगर अलग वे से फाइंड करनी है तो बच्चे वो देखो वो किस टाइप से फाइंड करोगे। मैं इसको अलग टाइप से यहाँ पे करवा रहा हूँ। इस साइड देखो, जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है उसके अंदर देखना, यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करवा के इसको दोबारा करवा रहा हूँ। ये मेरे पास देखो फिगर के अंदर आप ग्रीन कलर के अंदर जो है ये चेक करो, दैट इज इस टाइप से ये है, और दूसरी जो लाइन है वो मेरे पास है रेड कलर के अंदर, ये वाली, ये लाइन आपके पास, ये आपके पास O है, ये आपके पास P है, और ये आपके पास पॉइंट K है। ठीक है, अब ये O से K रेडियस है R है, O से P आपके डिस्टेंस X है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? पी के की वैल्यू क्या आएगी? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है बच्चे? कंफ्यूजन है कोई किसी को? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू पुट करोगे, डीएम की वैल्यू क्या थी हमने अभी फाइंड की है, दैट इज m डिवाइड बाय 2r इंटू dx, और मल्टीप्लाई बाय पी के क्या है आपके पास? वो है आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर था ना जो आपके पास पी के की वैल्यू आई थी, दैट इज आर स्क्वेयर माइनस
एक्स स्क्वायर, टोटल जो आपके पास रेडियस आएगा ये उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है। मास इनटू डिस्टेंस की जो हमने वैल्यू यूज करनी है ये वैल्यू होगी। अच्छा देखो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इसके ऊपर रूट भी तो होगा ना, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऊपर रूट आएगा, तो रूट के साथ अगर इसको करोगे तो यहाँ पे देखो चलो ये रूट है, रूट के ऊपर इसका स्क्वायर कर रखा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू मेरे पास बची है वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ। जो वैल्यू मेरे पास बची है वो वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट इज डी आई इज इक्वल टू, ये आ गया m डिवाइड बाय 2r इंटू डी एक्स, और साथ में क्या आ गया आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र का कुछ भी नहीं आएगा ऊपर पावर, स्क्र से तो रूट कट गया, आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हमने डी आई फाइंड कर लिया। अब इससे आगे तो प्रोसीजर सेम ही होता है बच्चे, इससे आगे तो आपने इंटीग्रेशन करना होता है और इंटीग्रेशन को बस आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है बच्चे वो मेरे पास क्या होगी। अब देखो इस इंटीग्रेशन की जो बच्चे लिमिट होगी ना मेरे पास, इस इंटीग्रेशन की जो भी लिमिट है वो आपकी लिमिट क्या है वो देखो यहाँ पे। अब ना अगर तो हम इस स्फीयर के अंदर सपोज करो, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, अगर ये मैंने स्फीयर कंसीडर किया, मान के चलो इस स्फीयर के अंदर मैंने जो रिंग कंसीडर किया, अगर तो मैं इस वे से करता, इस वे से अगर मैं रिंग कंसीडर करता ऐसे करके, तब तो हमें क्या करना पड़ता है, 0 से r सिंपली, क्योंकि ये दोनों साइड आ गई ना, यहां से लेकर इस साइड भी r है और इस साइड भी r है, तो 0 से r इंटीग्रेट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया है, अगर आपने इसके अंदर आपने रिंग इस टाइप से नहीं चूज की, आपने रिंग चूज कर ली दूसरे टाइप से, आपने रिंग चूज की है इस साइड, ऐसे करके रिंग चूज कर रखी है। इट मीन्स आपको जो इंटीग्रेशन करना होगा ना वो सारा कंप्लीट ही करना होगा माइनस आर से प्लस आर, ठीक है। अब जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो, ये जो आपका डायग्राम है यहाँ पे सेंटर पे 0 है, जहां आप कह सकते हो O है। अब इस साइड जाओगे तो भी आपका रेडियस आर आएगा, इस साइड जाओगे तो भी रेडियस आपका आर आएगा, लेकिन पॉजिटिव एक्स में प्लस आर होता है और माइनस एक्स में माइनस आर होता है, तो ये माइनस आर हो गया। इट मीन्स आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, माइनस आर टू आर आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल इजी है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो यहां तक मैंने करवा दिया, मैं नोट्स के अंदर दिखा रहा हूं कि ये कहां तक हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक ये सारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाली वैल्यू आएगी और यहाँ तक पहुंच गए हम, ठीक है। ये आपके पास माइनस आर टू प्लस आर तक आपने इंटीग्रेशन करना है। अब देखो मैं इंटीग्रेशन करवा के दिखा रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर रहेगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स होता है, माइनस में एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब इसकी लिमिट क्या है, 0 से लेकर आर है, तो 0 से आर पुट करोगे तो पहले आर क्यूब आ गया, माइनस में फिर ये आर क्यूब डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे, इसमें तो कोई डिफिकल्टी है नहीं, ये सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 3 आर क्यूब माइनस आर क्यूब डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया है, दैट इज दिस वन, ये देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर आया 2/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमने यूज किया था ना। देखो कल लेक्चर हमने जो किया है और इससे प्रीवियस जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने शेल के लिए डायरेक्टली वैल्यू यूज की थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था 2/3 मास इनटू जो आपके पास डिस्टेंस है उसका हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था। यहाँ पे देख लो हमने भी डायरेक्टली यूज किया ना, तो कोई चेंज है, तो वो जो वैल्यू 2 दिन हो गए हम यूज कर रहे थे वो वैल्यू इस टाइप से आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो इतना आपको ट्रायंगल वगैरह कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। बट बच्चे प्रॉब्लम ये है कि वो एग्जैक्टली नहीं है वो, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेटली करना है तो एक्यूरेटली मेथड ये है कि बिल्कुल आपको वो थिकनेस क्या कंसीडर करनी है, आप dx कंसीडर नहीं कर सकते, आपको थिकनेस क्या चूज करनी पड़ेगी, या तो km कंसीडर कर लो, या जो हमने ln पॉइंट लिए थे वो कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इसको एक बार दोबारा अच्छे ढंग से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तीनों में से आपको डेफिनेटली एक आपके एग्जाम में पक्का है, ठीक है। और ये 6-8 मार्क्स से नीचे नहीं आता कभी, ऐसा नहीं है कि ये 4 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। अब देखो अब आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए टेंजेंट। अब बच्चे देखो जब भी टेंजेंट फाइंड करना हो टेंजेंट के लॉन्ग, तब पैरेलल थ्योरम आपने यूज कर देनी है, इसमें कोई डिफिकल्ट तो है नहीं कि पैरेलल थ्योरम कैसे यूज करोगे, ठीक है। मैं वो डायग्राम दोबारा दिखा रहा हूँ,
यहाँ चलो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ आपका डायग्राम, यहीं पे देखो। वो जो मेरे पास डायग्राम आएगा जो हमने पहले ड्रॉ किया था, सपोज करो ये आपका वो डायग्राम है। अब इसके अंदर जो एक्सिस थी आपके पास, मैं सेम वही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास पहली एक्सिस थी, ठीक है। उसके बाद में आपकी एक एक्सिस ये थी, इसके लॉन्ग हमने फाइंड किया था ना, ये आपकी ए बी एक्सिस थी, मैं नेम दे रहा हूँ, ये आपकी ए बी एक्सिस थी। अब वो कह रहा है कि अबाउट ए टेंजेंट। अब टेंजेंट वाली जो लाइन है वो सपोज कर लो कि वो टेंजेंट वाली लाइन आपकी ये है, इस लाइन के लॉन्ग आपने फाइंड करना है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होगी, तो पैरेलल लाइन है तो कौन सी थ्योरम यूज करोगे? पैरेलल थ्योरम यूज करोगे। तो पैरेलल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आई ए बी, अगर आपने इसको मान के चलो कि ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस आ गई कोई, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स वाई के लॉन्ग, तो वो क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी एक्सिस, ए बी एक्सिस के लॉन्ग क्या है, प्लस में मास उसका टोटल क्या है, इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है। अब यहाँ पे डिस्टेंस देख के क्या लग रहा है आपको? रेडियस ही डिस्टेंस होगी ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर। तो आई ए बी हमने अभी फाइंड किया था, वो 2/3 एम आर स्क्वायर आई थी, और यहाँ पे एम आर स्क्वायर एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो जाएगा, टोटल ऐड करो तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा? 2/3 या 3 और 2 5 हो गया, 5/3 एम आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपके तीनों टॉपिक सॉलिड के कंप्लीट हो चुके हैं, स्फीयर के कंप्लीट हो चुके हैं, बस 2 टॉपिक आपके पेंडिंग है। सिलेंडर वाले जो टॉपिक है वो पेंडिंग है, बाकी इसमें कोई टॉपिक नहीं करेंगे, जस्ट स्फीयर वाले और सिलेंडर वाले। इन 5 टॉपिक में से आपको डेफिनेटली 2 टॉपिक एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पैरेलल थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर थ्योरम हो गया, दीज थ्योरम्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये कर लोगे बच्चे, क्लियर है सभी को? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो ये कर लेना बच्चे, ठीक है। अब मिनट तो वैसे 3-4 पड़े हैं, उसमें फिर नेक्स्ट नहीं हो सकता, उसका डिस्कशन क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट कल वाला टॉपिक आपका सिलेंडर वाला नहीं है, कल वाला आपका रेक्टेंगुलर वाला है। और रेक्टेंगुलर जो लैमिना है ना, वो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। दैट इज द रेक्टेंगुलर जो आपके पास शेप है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कल आपके पास जो भी बुक वगैरह है उसमें से आपने जो रेक्टेंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला दे रखा है वो आपने थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूर है कि रेक्टेंगुलर शेप वगैरह है कैसी। जैसे रोड थी ना, ये लगभग वैसा ही एक्सप्रेशन है, तो ये एक बार पढ़ लेना और बाकी इसको भी कर लेना, ठीक है बच्चे? ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू।